आजाद बुल इंडिया की इस वीडियो रिपोर्ट में आप देखेंगे रूस फिर जिद पर अड़ा, ईरान का यूरेनियम लेने का ऑफर दोहराया। आखिर किसके कहने पर बेवजह डिमांड कर रहे हैं पुतिन। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी बेस की तस्वीरें डाली, अमेरिकी अड्डों पर ईरानी झंडा लहराते हुए भी दिखाया। ईरान ने दिया खामोश ताकत का इशारा। भारत के पुष्कर में स्टिकर कांड, इसराइल के खिलाफ बोलने वाले ब्रिटिश टूरिस्टों को इंडिया छोड़ने का दिया गया हुक्म, और IRGC पर पाबंदी की बात से तिलमिलाया ईरान। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने यूरोप को दी नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहने की वार्निंग। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें इनसे ज्यादा होंगी और अहम हैं। ईरान का यूरेनियम हासिल करने पर रूस अड़ गया है, और तेहरान के इनकार के बाद भी पुतिन ने फिर से ऑफर भिजवा दिया है। आखिर पुतिन किसके कहने पर ये शक्ल, ये रूप इख्तियार कर चुके हैं। दोस्तों, ईरान साफ कह चुका है कि उसका एनरिच्ड यूरेनियम बाहर नहीं जाएगा, लेकिन इसके बावजूद रूस पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। रूस ने परसों के बाद 4 फरवरी को एक बार फिर दोहरा दिया कि ईरान का यूरेनियम अपने पास रखने का उसका ऑफर अब भी टेबल पर मौजूद है। ईरान हमें अपना यूरेनियम दे दे। रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्सवुमन मारिया ज़खारोवा ने साफ कहा है कि यह पेशकश खत्म नहीं हुई है, लेकिन आखिरी फैसला सिर्फ ईरान का होगा, चाहे वो यूरेनियम बाहर भेजे या अपने पास रखे। यानी रूस दरवाजा खुला रखे खड़ा है और बार बार इशारा कर रहा है कि अगर ईरान चाहे तो वो अमेरिका के किसी मुमकिन अटैक से ईरान को बचाने के लिए बीच का रास्ता बनने को तैयार है। लेकिन उसकी शर्त एक ही है कि ईरान अपना न्यूक्लियर बम बना सकने वाला तमाम सामान यानी यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम रूस के हवाले कर दे। क्यों भाई? सवाल अभी उठ रहा है कि क्या रूस सच में टेंशन कम करवाना चाहता है, या इस पूरे खेल में खुद को न्यूक्लियर डील का सेंटर बनाना चाहता है। दोस्तों, ईरान के लिए ये सिर्फ टेक्निकल मामला नहीं है, भरोसे का इम्तिहान भी है। और यही जो इम्तिहान है वो तय करेगा कि पुतिन का ऑफर कागज पर रहता है या इतिहास में दाखिल होता है। हमने आज ही आपको खबर दी थी कि लीबिया के रूलर रहे मुअम्मर गद्दाफी के बेटे को भी मार दिया गया, सैफ अल इस्लाम गद्दाफी, उनको मार दिया गया। और हमने आपको गद्दाफी की हिस्ट्री भी बताई थी कि उन्होंने भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सरेंडर कर दिया था, अपना न्यूक्लियर किसी को यूरेनियम दे दिया था। और फिर क्या हुआ? फिर नेटो की फोर्सेज ने लीबिया पर हमला किया, तख्ता पलट किया, और सड़क पर, जिन सड़कों पर, जिस पूरे मुल्क पर गद्दाफी का हुक्म चलता था, उसी सड़क पर खींचकर गद्दाफी को गोली मार दी गई। ईरान इन सब को जानता है, समझता है। रूस भी कोई पानी या दूध का धुला हुआ नहीं है। रूस की भी हिस्ट्री बहुत काली है। बढ़ते हैं आगे। ईरानी मीडिया ने अमेरिकी ठिकानों की तस्वीरें डाली हैं, अमेरिकी अड्डों को तबाह करने वाले बिलबोर्ड भी लगाए हैं। ये तस्वीरें ईरान का इरादा दिखाती हैं। तस्वीरें देखिए और सुनते रहिए। तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। और इसी बीच ईरान की एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी ने, फार्स ने, बिना कुछ लिखे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमरीकी ठिकानों की तस्वीरें पोस्ट कर दी। कोई बयान नहीं डाला, कोई कैप्शन नहीं दिया, बस तस्वीरें, सिर्फ अड्डों की तस्वीरें और तारीख। तेहरान और वाशिंगटन के बीच सीधी बातचीत की उम्मीदों के बीच ये कदम एक खामोश मैसेज की तरह दिखाया जा रहा है। ये मैसेज ताकत का है, ईरान की ताकत का। तस्वीरों में अबू धाबी के बाहर अल धफरा एयरबेस और बहरीन का ईसा एयरबेस दिखाया गया है। दोनों जगह अमेरिकी फौज की मौजूदगी है। बाद में साफ हुआ कि ये नई खुफिया तस्वीरें नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, पुरानी सैटेलाइट इमेजेस हैं ये, लेकिन टाइमिंग ने सबका ध्यान खींच लिया। उधर तेहरान में एक बड़ा बिलबोर्ड लगा, ये ताज़ा है। इसमें अमेरिकी जहाज टूटे पड़े दिखाए गए हैं और ऊपर ईरान का झंडा लहरा रहा है, यानी जैसे कि अमेरिकी अड्डों पर ईरान का कब्जा हो गया। ईरान पहले ही कह चुका है कि किसी हमले की सूरत में जवाब फौरन मिलेगा और अमेरिकी ठिकाने भी निशाने पर होंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉर है या बातचीत से पहले ताकत दिखाने की चाल है। बातचीत होने जा रही है ना दोनों मुल्कों के बीच। हवा में फिलहाल टेंशन है और हर तस्वीर जैसे एक नया इशारा बन गई है। ये तस्वीर खास तौर से वो जो कैरिकेचर टाइप का बिलबोर्ड है, वो क्या इशारा कर रहा है वो हम आपको बाद में ज़रूर समझाएंगे, क्योंकि उसे आपको समझना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक खबर सुनिए जो भारत से आई है, जिसका ताल्लुक इसराइल से है, जिसका ताल्लुक फ़लस्तीन से है।
भारत के पुष्कर में एक स्टिकर कांड हुआ। इसके बाद ब्रिटिश टूरिस्टों को इंडिया छोड़ने का ऑर्डर दे दिया गया। राजस्थान जो सूबा है उसमें एक जगह है पुष्कर, आप लोग जानते होंगे। यहां 2 ब्रिटिश टूरिस्ट को एंटी इसराइल स्टिकर लगाने के बाद मुल्क छोड़ने का, इंडिया छोड़ने का ऑर्डर दे दिया गया। राजस्थान पुलिस का कहना है कि दोनों ने अपने टूरिस्ट वीजा की शर्तें तोड़ी क्योंकि उन्होंने पॉलिटिकल एक्टिविटी की। इल्जाम है कि उन्होंने फ्री फिलिस्तीन और बायकॉट इसराइल लिखे स्टिकर शहर में कई जगह चिपकाए। कुछ में इसराइली झंडे के साथ नाजी निशान भी बनाया गया था। दोनों जनवरी में इंडिया आए थे और दिल्ली से पुष्कर पहुंचे थे। 21 जनवरी को शिकायत मिलने के बाद उनके खिलाफ जांच शुरू हुई। पुलिस ने पूछताछ की लेकिन कोई फॉर्मल केस दर्ज नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक जो रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उन्हें समझाए जाने पर दोनों ब्रिटिश टूरिस्ट ने माफ़ी मांग ली। इसके बाद राजस्थान स्टेट की सीआईडी ने उनका वीज़ा रद्द कर दिया और फौरन इंडिया छोड़ने का नोटिस थमा दिया। पुष्कर इसराइली टूरिस्टों का एक बड़ा ठिकाना माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसे आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। हर साल करीब 10,000 यहूदी या इसराइली यहाँ आते हैं और इस वक्त भी हज़ारों वहाँ मौजूद हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ वीज़ा गाइडलाइन लागू करने का मामला है या इंडिया अपनी ज़मीन पर विदेशी सियासत को सख्ती से रोकने का मैसेज दे रहा है। वैसे भी नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान भारत और इसराइल के रिश्ते काफ़ी मजबूत हुए हैं और फिलिस्तीन कहीं पीछे छूटता नजर आया है। मैं सोचता हूं अगर जस्ट इसका उल्टा हुआ होता, अगर बायकॉट इसराइल का नहीं फिलिस्तीन का हो रहा होता और इसराइल का सपोर्ट हो रहा होता, अगर इस कपल ने इसका उल्टा किया होता तो पुलिस क्या एक्शन लेती, मैं बस सोच रहा हूं। अब फिर आपको ईरान की खबरों पर लिए चलते हैं। IRGC पर जो पाबंदी की बात सामने आई है उस पर तेहरान की एक सीधी सख्त वार्निंग सामने आ चुकी है। ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर हैं इस्माइल खतीब। उन्होंने वेस्ट को खुली वार्निंग दी है कि अगर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC को टेररिस्ट लिस्ट में डाला गया, जो कि डाल दिया जा चुका है, तो उन्होंने कहा अगर डाला गया तो उसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे पूरे यूरोप को। 4 फरवरी को ईरानी मीडिया में छपी इस खबर के मुताबिक इस्लामिक रेवोल्यूशन की सालगिरह पर बोलते हुए इस्माइल खतीब ने कहा कि जिन मुल्कों ने खुद टेरर ग्रुप्स को पनाह दी, आज वही दुनिया की सबसे असरदार एंटी टेरर फोर्स को बदनाम करने पर तुले हैं। तेहरान का यानी ईरान का कहना है कि IRGC ने इस पूरे रीजन में लड़ाकों के खिलाफ अहम रोल निभाया, लेकिन वेस्ट उसे सियासी हथियार बना रहा है। बयान ये साफ इशारा कर रहा है कि ये सिर्फ लफ्ज़ों की लड़ाई नहीं है। अगर ब्लैक लिस्टिंग आगे बढ़ी तो जवाब भी पॉलिटिकल आ सकता है और इसके अलावा भी आ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ डिप्लोमेटिक तानातनी है या एक नई टक्कर की शुरुआत है जहां टेरर की परिभाषा ही जंग का मैदान बन चुकी है। 1-2 अहम खबरें आपको दिखाऊं उससे पहले आपको उसी तस्वीर पर लिए चलता हूं जो आज 4 फरवरी को सामने आई शाम में। यह है ईरान में लगा हुआ वो बिलबोर्ड जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे। ये 4 फरवरी को ही तस्वीर ली गई है और तेहरान में जो एक स्क्वायर, एक चौराहा है, वहाँ ये लगी है। इसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर ईरान का झंडा है, एक रेड झंडा भी है और क्या पड़ा हुआ है नीचे, सारे फाइटर जेट हैं और सब पर स्टार बना है। इट मीन्स कि ये अमेरिका के फाइटर जेट हैं जिन्हें तोड़कर तबाह कर दिया है ईरान ने या उनकी मिसाइलों ने, और उस बेस पर ऊंचाई पर जाकर ईरान ने अपना झंडा फहरा दिया है। यानी ईरान ने कहा है इस तस्वीर के जरिए कि अगर जंग हुई तो अमेरिका को तहस नहस कर दिया जाएगा इस रीजन में और उसके बेसिस को बिल्कुल मटियामेट कर दिया जाएगा। उसकी जो ताकत है, उसके एयरक्राफ्ट हैं, उन्हें बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये मैसेज इस तरीके से दिया गया है कि अमेरिका के अड्डे नहीं बचेंगे, जंग करना है तो कर लो। इस तस्वीर को इस तरीके से दिखाना ज़रूरी था बड़ा करके। अब समझिए, ईरान से निस्बत रखने वाले एक्स हैंडल्स कह रहे हैं कि ईरान ने फिर कह दिया है कि हम अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में कोई कंसेशन नहीं करने जा रहे हैं। हम अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ना रोकेंगे ना उसे कम करेंगे, जैसा कि अमेरिका चाहता है कि बातचीत पर ये भी जो है बातचीत की मेज़ पर ये डिस्कस हो। नहीं, सिर्फ हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान डिस्कस करने को तैयार है लेकिन बैलिस्टिक प्रोग्राम नहीं, क्योंकि ये चीज़ वजूद में आ चुकी है। न्यूक्लियर बम आया हो या नहीं मुझे नहीं पता।
Reports suggest that US want to discuss issues other than nuclear power with Iran. कि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान के साथ न्यूक्लियर पावर के अलावा भी बहुत से इश्यूज डिस्कस करना चाहता है, जिसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी हो सकता है। तो ईरान कह रहा है ना बाबा, इस पर बात नहीं होगी। वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कर्ब करना चाहते हैं ताकि, और साथ ही एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को भी तोड़ना चाहते हैं। ईरान उन्हें सपोर्ट ना करे, ये वादा ईरान से लेना चाहते हैं कि हिजबुल्लाह, हमास या हौथीज को ईरान सपोर्ट ना करे। इस पर भी ईरान राजी नहीं है। फिर ईरान के पास रह क्या जाएगा? ईरान की अगर ताकत उसकी नज़र में है तो ये बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसका, और ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है। वो ये कह रहे हैं कि तुम अपने दांत तोड़वाओ, फिर हम तुम्हें भरपूर गोश्त देंगे, नोच नोच के खाना। वो कह रहे हैं हम काहे से नोचेंगे भैया। खैर, एक और खबर है, ये शाम को 5:15 बजे आई तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ईरान की। उन्होंने कहा है कि इनडायरेक्ट ईरान यूएस टॉक्स टू बी हेल्ड इन मस्कट ऑन February 6। देखिए, ये अब खबर कंफर्म हो गई ईरान की न्यूज़ एजेंसी की तरफ से। 6 तारीख को अमेरिका और ईरान इनडायरेक्ट बातचीत करने जा रहे हैं ओमान की दारुल हुकूमत मस्कट में। पहले ये मुलाकात और ये मीटिंग तुर्की में होनी थी, आई थिंक इस्तांबुल में, लेकिन प्रेशर डाला ईरान ने कि नहीं, हम तुर्की में बातचीत नहीं करेंगे, हमें वहीं बातचीत करनी है जहां ये बातचीत रुक गई थी। ओमान में ही आखिरी बार बातचीत हुई थी अमेरिका और ईरान के बीच। कहा सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां ख़त्म हुआ था या रुक गया था। तो ईरान की ज़िद पर अमेरिका राज़ी हुआ, ओमान में मीटिंग करने को राज़ी हुआ। यहाँ तो ये लग रहा है कि ईरान का पलड़ा भारी है, और ईरान ने बाकायदा धमकी दी थी कि हम फिर मीटिंग नहीं करेंगे अगर आपको तुर्की में करनी है। तो फिलहाल ये ओमान में हो रही है, और ओमान, हालांकि ओमान तुर्की उस तरफ से करीब है, नॉर्थ के हिस्से से इधर ओमान करीब है, लेकिन फिर भी ये ओमान स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इनके लिए बड़ा अहम है। अब जो है मस्कट में 6 फरवरी को बात होगी, ईरान का अमेरिका का झंडा लगा दिख रहा है। अल अरेबिया ने भी लिखा कि अमेरिका और ईरान डी एस्केलेशन करना चाहते हैं। न्यूक्लियर टॉक्स में जो ओमान में होने वाली हैं उसके दौरान तनाव कम करने की ये दोनों पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि बात तो शर्तों पर आकर ही रुक जाएगी। कौन किसकी शर्तें मानता है, कौन किसको अपनी शर्तों पर झुकाना चाहता है। यूएस सेंट्रल कमांड जो है ना, अमेरिका की आर्मी की जो सेंटकॉम है, सेंट्रल कमांड है, वो मिडिल ईस्ट का पूरा सब कुछ देखती है। यहाँ पर कहाँ किस मुल्क में फ़ौजी भेजने, किधर हमला करना है, तो इससे कोऑर्डिनेशन होता है। तो ये पूरी कमांड है, सारे मुल्क में फ़ौजी अड्डे सब इसी को रिपोर्ट करते हैं। ये रोज़ फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, मैंने इन्हें देखा है, पहले हफ्तों महीनों में शेयर करते थे, ये रोज़ के भाव से फ़ोटो शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी जो कुव्वतें हैं वो उनमें क्या क्या, बड़े नॉर्मल तरीके से बता रहे हैं, लेकिन ये तैयारी ईरान को दिखा रहे हैं। 7:30 बजे 4 फरवरी को उन्होंने 4 तस्वीरें शेयर की कि व्हेन एयरक्राफ्ट नीड फ्यूल अवे फ्रॉम द बेस, द HC-130J कॉम्बैट किंग सेकंड ब्रिंग्स एसेंशियल कैपेबिलिटीज। कि जब किसी एयरक्राफ्ट को, किसी फाइटर जेट को कहीं दूर फ्यूल चाहिए होता है, तेल चाहिए होता है, उसका तेल ख़त्म हो रहा होता है, जब वो बेस से दूर होता है, तब HC-130J जो है हमारा, उन्हें हवा में, कॉम्बैट किंग 2, ये हवा में ही उन्हें तेल प्रोवाइड कराता है। ये सारी बातें तो दुनिया जानती है, बता क्यों? ये बता रहे हैं कि क्या क्या मटेरियल इस वक्त मिडिल ईस्ट में पोजीशन हो चुका है, क्या क्या जो नहीं था वो और हम ला चुके हैं। ये एक लंबी जंग की तैयारी दिखा रहे हैं इन फोटोज़ के ज़रिए। ये बता रहे हैं ईरान को कि हमने क्या क्या साजो सामान इकट्ठा कर रखा है। बताने की ज़ुबान बहुत सरल है, लेकिन इसके पीछे का मैसेज बहुत बड़ा है। हम लोग वो पढ़ने की कोशिश करते हैं जो लिखा नहीं जाता। हम तो बस सहारा लेते हैं कि हेडलाइन क्या कह रही है, फिर हम आपको खुद ही एनालाइज करके बता देते हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।